नमस्कार बच्चों, हम लोग कोशिका का चैप्टर पढ़ रहे हैं। पिछले 3-4 दिन से हमारे जो लेक्चर्स हुए हैं 3-4 वो कोशिका के हमने पढ़ लिए। और उन 3-4 लेक्चर में बच्चों हमने ये सीखा है कि जो कोशिका हैं अलग अलग तरह की, सर उनमें क्या अंतर है। यानी कि हमने 2 तरह की कोशिकाएं पढ़ी थी। एक तो हमने पढ़ा बच्चों उसके अंदर प्रोकैरियोटिक, और दूसरा हमने पढ़ा उसके अंदर यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या हैं कि जिनके अंदर जो केंद्रक है उसके चारों तरफ का आवरण नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। और जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं बच्चों, जिनके अंदर हमारे पास जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो विद्यमान होती है, यानी कि न्यूक्लियस के चारों तरफ का जो आवरण है, ठीक है ना, वो विद्यमान होता है, वो यूकैरियोटिक है। यानी कि वो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल जिसके अंदर होते हैं ये यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। और जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होते हैं बच्चों, वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हमारे अंदर हैं। तो ये चीज़ें हमने समझ ली थी। अब लोग इसी लेक्चर को, इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए बच्चों क्या कर रहे हैं, हमारे पास ना जो कोशिका है, कोशिका के अंदर बहुत सारे अंग होते हैं बच्चों। कोशिका के अंग जिनको बोलते हैं हम सेल ऑर्गेनल हम बोलते हैं। तो अब हम लोग हर रोज क्या करेंगे, छोटे छोटे लेक्चर्स के अंदर एक एक अंग को डिस्कस करेंगे, एक एक सेल ऑर्गेनल को डिस्कशन करेंगे, उसकी संरचना को समझने की कोशिश करेंगे, उसके ऊपर बेस्ड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन चीज़ों का डिस्कशन हम करेंगे बच्चों। तो उसी सीरीज में जो सबसे पहला सेल ऑर्गेनल जिसके बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं बच्चों, वो हमारे पास मैंने आपके सामने लिख दिया, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का अध्ययन करेंगे, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात मैं आपके सामने कर रहा हूं बच्चों कि सर जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी पहले ना जानकारी ले लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो शब्द है इसका मतलब क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी किसने की है, तो बच्चों उसकी हम बात कर रहे हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया बच्चों पहले ना इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। देखिए ऐसे, पहला जो वर्ड लिखा हुआ है माइटो और दूसरा लिखा हुआ बच्चों आपके सामने कॉन्ड्रिया, ठीक है ना। माइटो का मतलब होता है बच्चों थ्रेड, ठीक है। और जो कॉन्ड्रिया जो वर्ड है बच्चों उसका ग्रेन्यूल्स, ठीक है, ग्रेनुअल्स, ठीक है, यानी कि ग्रेन आप बोल सकते हैं, ग्रेन, ठीक है। ग्रेन का मतलब होता है बच्चों पार्टिकल, ग्रेन का मतलब क्या है, पार्टिकल, ठीक है। थ्रेड का मतलब आपको पता है धागा। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में हम बोलते हैं सूत्रकणिका, सूत्रकणिका। तो यहां से देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया 2 चीजों से मिलकर बना है, माइटो प्लस में कॉन्ड्रिया। माइटो मतलब बच्चों क्या हुआ, थ्रेड, थ्रेड ये जो शुरू में सूत्र लिखा हुआ ना बच्चों, सूत्र का मतलब थ्रेड, ठीक है। कणिका का मतलब पार्टिकल यानी कि ग्रेनुअल्स, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो हिंदी अनुवाद है बच्चों वो सूत्रकणिका है, ठीक है ना। सूत्रकणिका क्यों, क्योंकि ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, माइटो प्लस कॉन्ड्रिया। माइटो मीन्स माइटोस यानी कि थ्रेड होता है बच्चों, और कॉन्ड्रिया मीन्स ग्रेनुअल्स होता है यानी कि कणिका, उस कणों से मिलकर बना हुआ है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं ना बच्चों, ये सभी तरह की कोशिकाओं में विद्यमान नहीं होते हैं। जैसे हमने बात की थी ना कि हमारे पास 2 तरह की कोशिकाएं हैं सर, प्रोकैरियोटिक भी हैं, यूकैरियोटिक भी हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया विद्यमान नहीं होते हैं, क्योंकि ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का जो कार्य है वो मीजोसोम्स करते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, क्योंकि उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया विद्यमान नहीं होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया विद्यमान नहीं होते हैं, उनकी जगह पे वही कार्य जो माइटोकॉन्ड्रिया को करना चाहिए था वो मीजोसोम्स करते हैं। आरबीसी की जो कोशिकाएं हैं, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है ना, लाल रक्त कणिकाएं जिनको आप बोलते हैं, उनके अंदर भी बच्चों ना माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होते हैं, विद्यमान नहीं होते हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हर तरह की कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, कुछ में नहीं भी होता है। और दूसरी बात यह है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये किसी भी कोशिका में इनकी संख्या कितनी होगी ये निर्भर करता है कि उसकी संरचना कैसी है, उसकी आकृति कैसी है, उसका कार्य कैसा है कोशिका के अंदर। इस चीज पे निर्भर करते हुए उनकी जो संख्या है ना बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया की, वो भी अलग अलग वेरी करती है, यानी कि जो संख्या है वो निश्चित नहीं होती है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आरबीसी के अंदर, आरबीसी जो है वो बहुकोशिकीय जीव यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात हो रही है, उनके अंदर नहीं होता है। जबकि यकृत जो कोशिकाएं, लीवर की जो कोशिकाएं, उसके अंदर 2000 तक माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या है बच्चों वो चेंज होती रहती है, फिक्स नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो बच्चों आकार है, यहां लिख रहा हूं बच्चों में, माइटोकॉन्ड्रिया का जो आकार है, सामान्य आकार जो एवरेज वैल्यू है 0.5 माइक्रोमीटर से बच्चों 1.0 माइक्रोमीटर तक इसका व्यास होता है बच्चों।
व्यास, ठीक है ना। ये माइटोकॉन्ड्रिया का व्यास है 0.5 माइक्रोमीटर से लेके 1.0 माइक्रोमीटर तक इसका व्यास होता है बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले किसने देखा बच्चों? सबसे पहले देखने वाला कौन है? सबसे पहले देखा बच्चों फिलिप ने। किसने देखा बच्चों? फिलिप ने इन 1957। बट उन्होंने ना माइटोकॉन्ड्रिया नाम नहीं दिया था उसका, उन्होंने इसको बोला था पावर हाउस ऑफ सेल। क्या नाम दिया था बच्चों? पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कि कोशिका का ऊर्जा घर। पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का ऊर्जा घर या कोशिका का बिजली घर आप कह सकते हैं। ये बात किसने बोली थी बच्चों? फिलिप ने। फिलिप ने कोशिका के अंदर एक अंग देखा, उस अंग को क्या बोला कि वो पावर हाउस है, कोशिका का बिजली घर है, ऊर्जा प्रदान करने वाला एक पार्ट है उसका, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया नाम नहीं दिया। आप लोग जो कंपटीशन में पढ़ते हैं, जहाँ भी आप किसी भी बुक में पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ मिलता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको सबसे पहले देखा अल्टमैन ने। किसने देखा बेटा? अल्टमैन, ठीक है ना। पूरा नाम है रिचर्ड अल्टमैन इन 1886, ठीक है। इन्होंने उसको बच्चों ना बायोब्लास्ट का नाम दिया था, बायोब्लास्ट, ठीक है ना, बायोब्लास्ट। इन्होंने भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बोला उसको, ठीक है। कोशिका के अंदर कोई अंग है, इन्होंने सबसे पहले देखा कि देखने वाले पहले फिलिप थे, उन्होंने पावर हाउस बोल दिया। उसके बाद जो सबसे पहले देखा अल्टमैन ने, उन्होंने बायोब्लास्ट बोल दिया। और माइटोकॉन्ड्रिया जो शब्द है बच्चों, ये सबसे पहले यूज किया था कार्ल बेंडा ने। कार्ल बेंडा, ठीक है, कार्ल बेंडा इन 1898 के अंदर बच्चों कार्ल बेंडा ने। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड 3 बातें हो रही हैं। सबसे पहले देखने वाला कौन है? फिलिप। 1957 में पावर हाउस ऑफ सेल बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखने वाला कौन है? अल्टमैन इन 1886 बायोब्लास्ट नाम दे रहे हैं। और जो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द है उसका सबसे पहले यूज किया बच्चों कार्ल बेंडा ने इन 1898 के अंदर बच्चों, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी संरचना कैसी है, स्ट्रक्चर कैसा है उसका। देखिए स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने पहले ही बना दिया ताकि हमें टाइम थोड़ा बचा सके और अच्छे से समझ में आ सके। देखिए जो सबसे बाहर की सतह है बच्चों, ये बाहरी झिल्ली बोलते हैं इसको, बाहरी झिल्ली, सबसे बाहर की झिल्ली, ठीक है ना। यानी कि इसको हम बोलेंगे बच्चों एक्सटर्नल मेम्ब्रेन, ठीक है, एक्सटर्नल मेम्ब्रेन, बाहरी झिल्ली। और जो ये ब्लू कलर में दिखाई दे रही है आपको, ये है बच्चों इंटरनल मेम्ब्रेन, ठीक है ना, यानी कि आंतरिक झिल्ली। ये है बच्चों हमारे पास आंतरिक झिल्ली, इंटरनल मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये देख रहे हैं आप यहाँ पे छोटा ऐसे लिखा है मैंने इनके बीच में, ठीक है। ये हमारे पास ना यहाँ पे द्रव पदार्थ होता है, लिक्विड होता है, इसको बच्चों हम बोलते हैं मैट्रिक्स, यानी कि यहाँ पे जो द्रव्य पदार्थ है। और जो इन दोनों सतह के बीच में खाली जगह है ना बच्चों, इसको हम बोलते हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। यानी कि इंटर का मतलब होता है बच्चों बीच में, मेम्ब्रेन का मतलब झिल्ली और स्पेस का मतलब खाली जगह, यानी कि ये 2 झिल्लियों के बीच में जो खाली जगह है वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है। और ये 2 सतह बन रही है ना, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल, ठीक है। यानी कि द्विसत्रित झिल्ली से बना हुआ अंग है। 2 झिल्ली हैं बच्चों, 2 मेम्ब्रेन है, 2 सतह है इसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की 2 सतह से मिलके बना है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल। डबल मेम्ब्रेन 2 सतह से बना हुआ, 2 सतह हैं, एक सबसे बाहर वाली एक अंदर वाली, उनके बीच की जो जगह बच्चों उसको इंटरमेम्ब्रेन स्पेस बोल रहे हैं। और उस स्पेस के अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट है बच्चों, उसको हम मैट्रिक्स बोल रहे हैं, ठीक है। और आप देख पा रहे होंगे इस फिगर के अंदर, ये जो अंदर की सतह है ना, जो इंटरनल मेम्ब्रेन है, देखिए अंदर की ओर मुड़ी हुई है, फोल्डिंग मैंने आपको दिखाई है, इसको बच्चों हम ना क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
क्रिस्टी। क्रिस्टी क्या है? जो ये आंतरिक झिल्ली है ना, अंदर की ओर फोल्डिंग है, इनफोल्डिंग है, ठीक है ना, ये क्रिस्टी बोलते हैं बच्चों। तो किसी भी माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना में बच्चों 5 मेन भाग हैं उसके। पांच कौन से हैं? सबसे बाहर की सतह, सबसे अंदर की सतह, उनके बीच की, और मैट्रिक्स और क्रिस्टी बच्चों। ये 5 भाग होते हैं किसी भी माइटोकॉन्ड्रिया के। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों इनके बारे में। देखिए यहाँ पे मैंने क्रिस्टी जो लिखा है ना, क्रिस्टी का कारण क्या है, फायदा क्या है? ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग ना बोलते हैं श्वसन स्थल बोलते हैं बच्चों इसको, श्वसन स्थल, श्वसन स्थल, ठीक है, यानी कि रेस्पिरेटरी साइट, रेस्पिरेटरी साइट, ठीक है, श्वसन स्थल, यानी कि यहां पे बच्चों वायवीय श्वसन होता है, वायवीय श्वसन, ठीक है ना। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं इस बारे में। देखो हमें ना जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। कोई भी कोशिका हो उसको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। वो ऑक्सीजन जब हम लेते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस में, जिसका पहला स्टेप होता है इनहेलेशन, यानी कि अंदर ग्रहण करना, अंदर की ओर लेके जाना उस ऑक्सीजन को। वो ऑक्सीजन आप जो श्वसन प्रक्रिया के अंदर लेके जाते हैं, उसके बाद वो कोशिका के अंदर ना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके इकट्ठी होती है। लास्ट जो स्टेप होता है वो ऑक्सीजन जो आपने सांस के द्वारा अंदर ग्रहण किया, शरीर के अंदर आप लेके गए हैं, सबसे लास्ट में वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाके इकट्ठी होगी। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को उसका श्वसन स्थल बोलते हैं, रेस्पिरेटरी साइट बोलते हैं। और आप लोग जो खाना खाते हैं उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट विद्यमान होता है, कार्बोहाइड्रेट जो प्रेजेंट होता है, जो अपने शरीर को ऊर्जा देने का काम करता है, कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहा जाता है। तो वो जो कार्बोहाइड्रेट है बच्चों, वो ग्लूकोज में टूट के, ग्लूकोज में डिसोसिएट होके, ग्लूकोज में टूट के बच्चों कहाँ चला जाएगा? लास्ट में माइटोकॉन्ड्रिया में। और उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ना ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का फार्मूला होता है बच्चों C6H12O6, यानी कि 6 कार्बन वाला अणु है ये। सबसे पहले 3 कार्बन अणु में टूटेगा ये, उसको बच्चों बोलते हैं पाइरूवेट, पाइरूवेट, ठीक है ना, पाइरूवेट, ठीक है। पाइरूवेट क्या है? ग्लूकोज के टूटने से बना हुआ एक पार्ट है। यहाँ पे कार्बन 6 अणु है ये, यहाँ पे कार्बन 3 अणु वाला बन जाएगा ये, ठीक है। तो ये जो ग्लूकोज टूट के बना पाइरूवेट, ये पाइरूवेट जो श्वसन के द्वारा आपने ऑक्सीजन ली उसके साथ क्रिया करेगा, उसके साथ रिएक्शन करेगा, और उसके साथ क्रिया करने के बाद ये बनाएगा एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, एक बनाएगा बच्चों H2O जल, और प्लस में ऊर्जा रिलीज होती है बच्चों। यहाँ पे ऊर्जा निकलती है, एनर्जी निकलती है। यानी कि जब पाइरूवेट जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो वो चेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में, यानी कि ऊर्जा निकलती है। ये जो ऊर्जा निकलती है ना बच्चों, ये एटीपी के रूप में स्टोर होती है। फिर एटीपी, एटीपी का फुल फॉर्म होता है बच्चों एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट फुल फॉर्म है बच्चों। यानी कि जब पाइरूवेट टूटेगा तो उससे जो एनर्जी रिलीज होगी, जो ऊर्जा निकलेगी बच्चों, वो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में स्टोर होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में स्टोर होती है। और ये एटीपी बच्चों क्या है? ऊर्जा को मापने की इकाई, ऊर्जा की इकाई। लेकिन ये ध्यान रखेंगे आप, ये सिर्फ ना सेल की जो एनर्जी है उसकी यूनिट है, सेलुलर जो एनर्जी है उसकी यूनिट है। वो जो दूसरी ऊर्जाएं हम पढ़ते हैं, अलग अलग रूप जो पढ़ते हैं, उनकी बच्चों जूल होती है। ये सिर्फ और सिर्फ कोशिका जो सेलुलर एनर्जी है, सेल की जो एनर्जी है ना बच्चों, उसके लिए हम लोग लिखते हैं एटीपी, उसको मापने की इकाई है एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल हम इसको बोलेंगे एटीपी को बच्चों, ठीक है। तो बच्चों जब पाइरूवेट टूटता है तो एटीपी अणु बनते हैं। ये जो एटीपी अणु है, ध्यान रखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद के ना 36 एटीपी अणु बनते हैं। 36 एटीपी अणु तब बनते हैं जिस टाइम पे पाइरूवेट टूटेगा, और 2 अणु बच्चों ये बाहर से लेता है। यानी कि टोटल जो है वो 38 एटीपी होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। किसी भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 38 यानी कि 38 एटीपी के अणु होते हैं। 36 बनते हैं बच्चों जब पाइरूवेट टूटता है, 2 वो बाहर से लेगा, टोटल मिला के 38 होंगे। तो ये जो पाइरूवेट एटीपी में कन्वर्ट होता है, एनर्जी एटीपी के रूप में स्टोर होती है, उसी एनर्जी को ये माइटोकॉन्ड्रिया चेंज करके बाद में कोशिका को प्रदान करता है। इसीलिए हम
माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर, पावर हाउस, बिजली घर ये बोलते हैं, क्योंकि जब भी कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होगी माइटोकॉन्ड्रिया भेजेगा। माइटोकॉन्ड्रिया कैसे भेजेगा? उसके अंदर एटीपी जो मॉलिक्यूल हैं वो सेफ हैं, उसके अंदर स्टोर हैं, तो वो एटीपी टूटेंगे, वो एटीपी के अणु टूटेंगे बच्चों। वो जब वो एटीपी के अणु टूटेंगे, एटीपी के अणु जब टूटेंगे बच्चों, उनसे जो ऊर्जा निकलेगी वो ऊर्जा वो कोशिका तक पहुंचाएगा। और आप ध्यान रखेंगे, जब एक एटीपी टूटता है, एक एटीपी अणु बच्चों जब टूटेगा, तो इसके टूटने से ना एक तो बनेगा एडीपी, एडीपी प्लस में फास्फेट अणु, फास्फेट अणु, ठीक है ना। यानी कि जब एटीपी टूटता है बच्चों, उसमें से एक फास्फेट अणु अलग हो जाता है। एटीपी ट्राई फास्फेट था ना, 3 फास्फेट मॉलिक्यूल थे, उनमें से एक फास्फेट अणु बाहर चला जाएगा, निकल के बाहर चला जाएगा, तो यहाँ 2 बचेंगे ना बच्चों। देखो एडिनोसिन डाई फास्फेट, डाई का मतलब होता है 2, अब 2 बच गए, एक बाहर निकल गया, तो एटीपी अणु टूटेगा तो इससे ऊर्जा निकलेगी। कितनी ऊर्जा निकलेगी बच्चों? एक अणु के टूटने से 30.5 किलो जूल पर मोल इतनी ऊर्जा निकलती है बच्चों, ठीक है। 30.5 किलो जूल पर मोल इतनी ऊर्जा निकलती है। ये NCERT के अकॉर्डिंग है बच्चों। वैसे एवरेज वैल्यू 27 किलो जूल पर मोल से लेके 35 किलो जूल पर मोल तक हो सकती है। अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग रहेगी, बट जो एवरेज वैल्यू अकॉर्डिंग टू NCERT वो आपने याद रखना है। 30.5 किलो जूल पर मोल इतनी ऊर्जा निकलती है एक एटीपी अणु के टूटने से। तो ये जो एटीपी अणु टूटते हैं बच्चों, उनसे जो एनर्जी निकलती है वो ज़्यादा से ज़्यादा निकले, उसी के लिए जो हमारे पास ये क्रिस्टी है, इसका रोल है बच्चों। क्रिस्टी क्या करती है? क्षेत्रफल को बढ़ा देती है, एरिया को बढ़ा देती है, क्योंकि जो इनफोल्डिंग्स बनती है ना, ऐसे अंदर की ओर मुड़ी होती हैं, ऐसे मुड़ने से एरिया बढ़ जाता है, क्षेत्रफल बढ़ जाता है। क्षेत्रफल बढ़ने से एटीपी को टूटने में आसानी होती है, और जितने ज़्यादा एटीपी टूटेंगे उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, उतनी ही ज्यादा ऊर्जा निकलेगी, और कोशिका को जितनी भी जरूरत होगी फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया उसको बच्चों वहां तक पहुंचा देगा। उसके बाद देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया का ना खुद का डीएनए होता है। देखो ये हमने दिखाया है, यहाँ पे ये दिखाया, देखिए डीएनए, ये डीएनए है बच्चों। कोशिका के कुछ अंग ऐसे हैं जिनका खुद का डीएनए होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर ना राइबोसोम के कण होते हैं। ये जो ग्रीन डॉट दिखाए हैं ना, ये राइबोसोम है, राइबोसोम। कोशिका के जिन अंगों में राइबोसोम विद्यमान होंगे वहां पे उनका खुद का प्रोटीन बनेगा, खुद का डीएनए होगा। क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था राइबोसोम का काम ही प्रोटीन निर्माण का होता है। तो यहाँ पे राइबोसोम विद्यमान है। कुछ अंग हैं, जैसे पौधों की कोशिकाओं में हम लवक पढ़ेंगे तो लवक का खुद का राइबोसोम होता है, खुद का डीएनए होता है। ऐसे ही जो माइटोकॉन्ड्रिया उसका खुद का डीएनए होता है, क्योंकि उसके अंदर राइबोसोम होते हैं, और राइबोसोम क्या करते हैं बच्चों? प्रोटीन का निर्माण करते हैं, और प्रोटीन से ही डीएनए का निर्माण होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। ठीक है बच्चों, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जो जो चीज़ें हमें ध्यान होनी चाहिए, जो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो हमने बात कर ली है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है सबसे पहले जो नाम दिया था वो कार्ल बेंडा ने 1898 में दिया था। सबसे पहले देखने वाले कौन है? रॉबर्ट रिचार्ड अल्टमैन है, 1886 में। बायोब्लास्ट नाम दिया था। आकार होता है बच्चों 0.5 माइक्रोमीटर से 1.0 माइक्रोमीटर तक। ठीक है, बाकी जो जो भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, क्या क्या उनके फंक्शन है, वो मैंने आपको सब कुछ बच्चों एक्सप्लेन कर दिए। हर रोज हम लेक्चर जो डिलीवर करेंगे आपको, उन सभी लेक्चर्स के अंदर हम ऐसे ही एक एक अंग लेके चलेंगे। कोशिका का एक एक अंग का डिस्कशन हम करेंगे। उसमें जो मेन क्वेश्चन है उनका डिस्कशन करेंगे, उनकी संरचना क्या होगी उससे रिलेटेड। जब हमारा टॉपिक कवर हो जाएगा, यानी कि जब सेल का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम उसमें से आपको क्वेश्चन वो कवर करवाएंगे जो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितने भी क्वेश्चन होंगे हम उनको डिटेल में डिस्कशन करेंगे, उसका PDF भी आपको देंगे। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही चलता रहेगा ये पूरा डिटेल में। पहले पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे, फिर उसमें से क्वेश्चन बताएंगे कैसे पुटअप होते हैं, फिर हम उन क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, और उनका एक्सप्लेनेशन भी साथ में देंगे। थैंक यू।